आज विलयन में वासुदाव अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बारे में हम वर्णन करेंगे और इसके सूत्र के द्वारा सवाल को लगाना या राउट का नियम, ये सब के बारे में आज वर्णन हम करेंगे। तो पहले देखिए, वासुदाव का अवनमन यानी आवासीय पदार्थ में वासुदाव का अवनमन। जैसे आप विलयन को हम पहले बता चुके हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। तो विलायक माने जिसमें घुला हुआ है और विलेय माने जो घुला हुआ पदार्थ है। देखिए, अगर हमने शुद्ध विलायक लेते हैं तो उसका वाष्प अधिक मात्रा में बनेगा, अर्थात उसका वाष्प बहुत अधिक रहेगा। लेकिन अगर हम उसी विलायक में कोई ऐसा पदार्थ घोलें जो भाप बन के ना उठता हो, अर्थात उसका वाष्प ना बनता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, आवासीय पदार्थ कहा जाएगा। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये भाप बन के नहीं उठते हैं। तो अगर हम विलायक में कोई आवासीय पदार्थ घोलते हैं तो अगर आवासीय पदार्थ विलायक में घोला गया तो विलयन बन जाता है। अर्थात आवासीय पदार्थ है तो उस कंडीशन में विलायक की तुलना में जो विलयन बना हुआ उसका वाष्प क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यह जो वाष्प में कमी आती है इसी को वाष्प का अवनमन कहा जाता है। तो हमने क्या बताया, अगर शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का वाष्प अधिक होता है, लेकिन हम आवासीय पदार्थ यानी भाप बन के जो न उड़ने वाला पदार्थ अगर घोल रहे हैं तो वह जब विलायक में हम आवासीय पदार्थ घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा, अर्थात उसका वाष्प कम हो जाएगा क्योंकि आवासीय पदार्थ घोला गया, वाष्प घट गया है। तो अगर बन जाएगा तो उसमें अब देखिए हम अवनमन कैसे निकालेंगे। जो शुद्ध विलायक का वाष्प था और विलयन के वाष्प का दोनों का अंतर निकाल देंगे तो हमारा कितना वाष्प में कमी हुआ है वही वाष्प का क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। तो अब देखिए, अगर हम शुद्ध विलायक का वाष्प लेंगे तो उसको हम दर्शाते हैं किससे, P0 से। किससे दर्शाया जाता है, P0 से। और विलयन के वाष्प को किससे दर्शाया जाता है, विलयन के वाष्प को यहाँ विलयन के वाष्प को हम किससे दर्शाते हैं, PS से दर्शाते हैं। अब यह शुद्ध विलायक का वाष्प हुआ, जो आपका जल ले लीजिए, शुद्ध जल हो तो उसका वाष्प अधिक होगा। अब उसमें हम कोई आवासीय पदार्थ घोलेंगे तो उसका वाष्प घट जाएगा। अब इन दोनों को जो अंतर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वाष्प का अवनमन, यानी कितना वाष्प में कमी हुआ वही वाष्प का अवनमन कहलाता है। अवनमन माने कमी हो जाता है। तो देखिए, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प है, किसका वाष्प है, विलायक का। और जब विलायक में कोई आवासीय पदार्थ घोला गया तो हमारा बन जाता है क्या, विलयन। ये विलयन का वाष्प है। अब इन दोनों में जो कमी आ रही है, इसके अधिक मात्रा इसका होता है, इसका कम होता, अंतर निकालेंगे तो जो मान आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वाष्प का क्या हो जाएगा, अवनमन। अवनमन मानी कमी, अवनमन हो जाएगा, वाष्प का क्या हो जाएगा, अवनमन। अगर देखिए अपेक्षिक मात्रा दोनों का हम लेते हैं तो वाष्प का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो P0 और माइनस क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। ये वाष्प का अपेक्षिक अवनमन होता है। तो इसे वाष्प का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अब देखिए, यही इतना था वाष्प का अवनमन में। अब वाष्प के अवनमन के बाद आ जाता है आपका राउल्ट का नियम। क्या जाता है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, देखिए, किसी दरों का वाष्प किसका होता है, किसी दरों लीजिए या कोई भी लीजिए, वाष्प का जो अपेक्षिक अवनमन होता है विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका विलय में जो विलय होगा उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार दोबारा सुनेंगे, वाष्प का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह आप कहेंगे। तो हमने देखिए वाष्प का अपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, P0 माइनस PS बटे P0 हो जा रहा है। और विलयन में विलय के मोल पर, तो विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोनों के लिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके समानुपाती या बराबर हो जाता है। ये राउल्ट का नियम है। तो हमने क्या बताया, वाष्प का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो। देखिए, वाष्प का अपेक्षिक अवनमन था और विलयन में विलय के मोल प्रभाज के क्या हो गया, बराबर हो गया है। अब अगर हम देखिए इसमें क्या करते हैं,
हम ये n स्पान विलय की मोलों की संख्या है। तो विलय की मोलों की संख्या के लिए पहले हम बता चुके हैं, अगर विलय की मोलों की संख्या हमको गणना करना है तो हम कैसे करेंगे। विलय का भार हो जाएगा स्मॉल w और भार हो जाएगा स्मॉल m हो जाएगा। और विलय के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कैपिटल W से दर्शाया जाता है, कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाता है। अब इस सूत्र में हम यह मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS बटे क्या हो जाएगा P0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब इसके स्थान पे स्मॉल w बटे स्मॉल m और बटे क्या हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा, प्लस आपका स्मॉल w बटे क्या हो जाएगा स्मॉल m हो जाएगा। ये हमारा एक सूत्र बन जाता है। अब कहा जा रहा है विलय में क्या हो, तन हो। तन माने विलय की मात्रा बहुत ही कम हो अर्थात नगर हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, n कैपिटल प्लस स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल n हो जाएगा। किस कंडीशन में, तन विलय के लिए। तो वहाँ स्मॉल n की मात्रा बहुत नगण्य होगी, तो मूलक संख्या नगण्य हो जाएगी। तो इस सूत्र में हम क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS बटे क्या हो जाएगा P0। ये तन विलय के लिए लागू होगा, क्योंकि राउंड का नियम तन विलय पर ही लागू होता है और साल विलय पर राउंड का नियम नहीं लागू होता है। तो यह आपका n प्लस और समाज के स्थान पर कैपिटल M लिख देंगे, तन विलय में इसकी मात्रा नगण्य मान ले रहे हैं। तो इसके लिए जो सूत्र बना, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल w विलय की कैपिटल स्मॉल m हो जाएगा, कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा। ये हमारा सूत्र संबंध बन रहा है। फिर हो जाएगा P0 माइनस PS हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा P0 हो जाएगा, P0 और बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल m नीचे चला आएगा, कैपिटल W ऊपर चला, स्मॉल m आपका नीचे आएगा और ये आपका कैपिटल M ऊपर चला जाएगा। तो स्मॉल w हो जाएगा बटे कैपिटल M हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा स्मॉल m। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ये विलय का मात्रा ग्राम में हो जाएगा, विलय का और भार हो जाएगा, विलय की मात्रा और भार हो जाएगा और विलय का क्या हो जाएगा मात्रा कैपिटल W हो जाएगी। ये हमारा संबंध था, ये वास्तव का अपेक्षित अवमान था। अब आप चलिए क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लीजिए क्या होता है। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है। अब आपको अगर राउल्ट का नियम लागू होगा तो आवासशील पदार्थ होना चाहिए या विद्युत अनघट होना चाहिए, यानी अनघट माने आयनों में न टूटे, विद्युत अनघट होना चाहिए या तन विलयन होना चाहिए, सांद्र विलयन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों मान किसी विलयन में उपस्थित है तो वहाँ पर राउल्ट का नियम क्या होगा, लागू होगा। पहला क्या हमने बताया, आवासशील पदार्थ होना चाहिए, विद्युत अनघट होना चाहिए और आपका तन विलयन होना चाहिए, तब जाके राउल्ट का नियम लागू होता है। अब देखिए राउल्ट का नियम इससे अगर विपरीत है तो आपका राउल्ट का नियम का लागू नहीं होगा। अगर वाष्पशील पदार्थ है तो उस पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होगा। विद्युत अघट पदार्थ है तब आयनों में टूट जाता है, उस पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होगा। अगर आपका संगुलित हो जाता है, संगुलित माने जैसे दो अणु रहे छोटे छोटे, आपने मिलकर आपका क्या बना ले, एक अणु का निर्माण कर ले, अर्थात अणुओं का मिलना, तो उसे संगुलन कहा जाता है। इस पर भी अणुओं की संख्या परिवर्तन आ जाएगा तो राउल्ट का नियम नहीं लागू होगा। अब देखिए आप चले आइए यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन में क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है पहले इसको समझेंगे। उन्नयन माने वृद्धि और अवनमन माने क्या होता है, कमी। उन्नयन माने क्या होता है, वृद्धि, और अवनमन माने क्या होता है, कमी। तो यहाँ आपका अवनमन था, अब आपका आ गया क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है, देखिए क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ना। क्या बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना। देखिए क्वथनांक की एक परिभाषा ये होती है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, भाप में बदल देता है, उस ताप को उसका क्वथनांक कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या दिया जाएगा, देखिए किसी द्रव का जो वाष्प दाब होगा, हमने क्या कहा, द्रव का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द्रव का वाष्प दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहा जाएगा। अब देखिए अगर आपका शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब क्या अधिक है, तो जल्दी से आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसी विलायक में आप कोई आवासशील पदार्थ घोल देते हैं जो भाप का बनना कम हो जाएगा, तो वहां वाष्प दाब आपको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक अगर ताप देंगे तो अधिक मात्रा में भाप बनेगी, अधिक ताप देंगे तो अधिक मात्रा में भाप बनेगी, अर्थात वायुमंडलीय दाब के वाष्प दाब के बराबर आएगा। तो अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक था,
अर्थात आपको जल्दी आपका गर्म किया गया भाप बन के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो वहाँ क्वथनांक आपका क्या है, कम है। लेकिन जब विलायक में कोई आवासीय पदार्थ घोल दिए, आपका विलयन बन गया, तो वहां पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब जब कम होगा तो हमें अधिक ताप तक क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब अधिक ताप तक गर्म करेंगे अर्थात क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है और आवासीय पदार्थ घोलने पर जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यही क्वथनांक में जो अधिकता होती है उसे क्या हो जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। तो देखिए शुद्ध विलायक के हम क्वथनांक को किससे दर्शाते हैं, टी से। शुद्ध आपका विलयन का क्वथनांक किससे दर्शाया गया, टी से, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक किससे दर्शा रहे हैं आपको, T0 से। किससे दर्शाया गया, T0 से। अब ये आपका शुद्ध विलयन का क्वथनांक है, और ये क्या है, विलायक का क्वथनांक है। अब इन दोनों का जो अंतर हमारा आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का क्या हो जाएगा, क्वथनांक का क्या हो जाएगा, उन्नयन। क्वथनांक का हो जाएगा उन्नयन। ये आपका क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। अब क्वथनांक के उन्नयन को हमें किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीवी से दर्शाया, किससे दर्शाया, डेल्टा टीवी से दर्शाया जाता है। अब देखिए ये भी क्या होता है, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है विलयन में, मतलब राउल्ट के नियम का पालन करता है। विलयन में आपका क्या जाता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये भी वाष्प दाब पर ही निर्भर कर रहा है। तो वाष्प दाब आपका अनुमान जो होता है वहाँ घटना यहाँ भी लागू हो रही है वही घटना, क्योंकि शुद्ध विलयन का वाष्प दाब आपका विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब यहाँ भी कम होता है, तो उसी पर क्वथनांक भी निर्भर कर रहा है। इसीलिए आपका किस पर समानुपाती हो जाएगा, देखिए वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होगा, या जब वाष्प दाब का अवनमन के समानुपाती हो जाएगा तो किसके समानुपाती हो जाएगा, ये आपके विलय के मोल प्रभाज की भी समानुपाती हो जाएगी। किससे समानुपाती, विलय के मोल प्रभाज, क्योंकि राउल्ट के नियम के पालन करेगा यार, तो यह तीनों की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब आप देखिए ये होता क्या है, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह आपका विलयन में मोललता के आपका क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है, मोललता के। तो टी बी बराबर डेल्टा टी बी बराबर प्रपोर्शनल आपका क्या होता है, स्मॉल एम से मोललता को दर्शाया जाता है, इसके समानुपाती होता है। अगर समानुपाती चिन्ह हटता तो क्या जाता है आपका केवी। केवी एक आपका क्या जाता है, स्थिरांक आता है, जिसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो मोललता बराबर आप देखिए, अगर सूत्र याद नहीं आता आपको, अगर आपको क्वथनांक का उन्नयन निकालना हो या आपका विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना हो, और मोललता में आप जानते हैं क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का किया जाता है भार ग्राम में, तो यहाँ 1000 से क्या होता है, गुणा। अब यही मान अगर यही सूत्र में रख देते हैं तो आपका यह संबंध बन जाएगा। इससे हम गणना क्या करेंगे, विलायक का और भार गणना किए क्या हो, विलय का और भार निकाला जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे क्या हो जाता है 1000। अब आपका यही सूत्र बन जाता है। अगर हमको निकालना क्या है, स्मॉल एम निकालना है, तो स्मॉल एम बराबर हम कर देंगे के बी हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, गुणे आपका क्या हो जाएगा 1000 बटे के आपका क्या बच रहा है यहाँ पर डेल्टा टी बी, इसको क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। अब ये आपका विलय का और भार हम गणना कर सकते हैं, ये सूत्र बन जाता है।